हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स एंड कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, यानी CAT और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा स्टडी बताती है वो आईटी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑन ऑडिट मेथडोलॉजी, यानी कि आईटी इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है ऑडिटर्स मेथडोलॉजी में। अभी तक हम एक चीज़ समझ चुके हैं और वो ये है कि दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं, एक होती है ट्रेडिशनल मेथड्स और एक होती है आपकी आईटी ऑडिट्स। मतलब दो तरीके से आप ऑडिट कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक अपना सकते हैं या आईटी ऑडिट टेक्निक्स अपना सकते हैं। अब क्या है कि ट्रेडिशनल ऑडिट टेक्निक अगर आप आईटी इन्वायरमेंट में कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में अप्लाई करने की कोशिश करेंगी तो वो जो है बेसिकली ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट नहीं कर पाएंगे। भले एक्सटर्नल फाइनेंशियल ऑडिट हो या इंटरनल फाइनेंशियल ऑडिट है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, एक कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में हम ऑडिट करने जा रहे हैं और किस तरीके से करने जा रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से करने जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है हम कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करेंगे और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। अब क्या होता है कि जैसा कि हमने बोला कि एक नए तरह का एसेट हो गया है और नए तरीके के रिस्क आ गए, बिल्कुल नए तरीके के रिस्क इंट्रोड्यूस हो गए। इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एक वैल्यूएबल एसेट हो गया और इनहेरेंट नेचर ऑफ रिस्क डिफरेंट हो गया, जो रिस्क का नेचर ही डिफरेंट हो गया। तो अगर हम कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करते हैं, कोई एश्योरेंस करते हैं और सिक्योरिटी रिलेटेड एश्योरेंस करते हैं, कंट्रोल रिलेटेड एश्योरेंस करते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो उसे बेसिकली आईटी ऑडिट्स कहा जाता है। तो यानी कि दो टाइप के ऑडिट्स हुए, एक हो गया ट्रेडिशनल मेथड्स और एक हो गया आईटी ऑडिट्स, या हम ये कह सकते हैं ऑडिटिंग इन अ कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट विद ट्रेडिशनल मेथड्स और कंडक्टिंग एन आईटी ऑडिट, यानी दो टाइप के ऑडिट्स हो गए। और दूसरे टाइप के ऑडिट्स की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती जा रही है और नीचे के प्रोसेसेस ऑटोमेटेड होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल ऑफ ऑटोमेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो हम आईटी ऑडिट्स कंडक्ट ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट हो गया है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट एसेट हो गया, रिस्क बढ़ गए, रिस्क का लेवल मैसिव हो गया है। तो जब हम ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट करेंगे तो बेसिकली हम ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट करेंगे, यानी कि हम ट्रांजैक्शंस को ज़्यादा ऑडिट करेंगे। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इन्वायरमेंट या इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की तरफ बढ़ेंगे तो हम कंट्रोल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे। मतलब किस तरह के कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगें, किस तरीके के कंट्रोल्स आईटी इन्वायरमेंट में लगें, उन कंट्रोल्स का महत्व है। उन कंट्रोल्स का सिंपल क्यों महत्व है, क्योंकि चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। वो चीज़ें जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं कोई खुद से फ्रॉड नहीं करेगा, खुद से एरर नहीं करेगा। उसके लॉगरिथम में कोई प्रॉब्लम है तो एरर करेगा, अगर उसमें कोई वायरस आ गया तो एरर करेगा, अगर उसके बाउंड्री कंट्रोल्स में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर एप्लीकेशन कंट्रोल्स में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। अदरवाइज अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो वो हाईली रिलायबल है, उसमें कोई एरर नहीं होगा, कोई ओमिशन नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं होगा, वो रिलायबिलिटी के साथ काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा। जब तक इलेक्ट्रिसिटी अप होगी तब तक काम करेगा, जब तक हार्डवेयर अपनी स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम करेगा तब तक वो सॉफ्टवेयर काम करेगा और वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके रेगुलरली आपको देता रहेगा। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेसिकली ये है कि जो ट्रेडिशनल ऑडिट्स होते थे वो क्यों होते थे, वो इसलिए होते थे बेसिकली कि जो फ्रॉड्स एंड एरर ना हो और जो हायर लेवल को फाइनेंशियल डेटा मिल जाए, सही फाइनेंशियल डेटा मिल जाए जिससे कि वो इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें। तो फ्रॉड एंड एरर तो होना ही नहीं है। अगर मान लिया अगर आपका सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है तो फ्रॉड तो होना ही नहीं है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर कहीं से वायरस आ गया या प्रॉब्लम है, बाउंड्री कंट्रोल्स में प्रॉब्लम हो गई या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स सही तरीके से काम नहीं किए, कोई लॉजिकली गलत तरीके से घुस गया तो फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और उसका रिस्क बहुत हाई है। पहले के मुकाबले में अब रिस्क बहुत बढ़ गया है, लेकिन अगर हम इस रिस्क को कंट्रोल कर सकें तो सिस्टम बिल्कुल एफिशिएंटली काम करेगा। तो बेसिकली नेम ऑफ द गेम इज कंट्रोल।
अब हमें कंट्रोल करना है, कंट्रोल पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं देखना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो सही होंगे ही होंगे। अगर सॉफ्टवेयर सही होगा तो ट्रांजैक्शन सही होंगे ही होंगे। तो ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट अब नहीं होगा, अब जो होगा कंट्रोल बेस्ड ऑडिट होगा। आपका आप जो है ज़्यादा एनालिटिकल होंगे, आपके पास डेटा आएगा, आप उस डेटा को देखोगे, पूरी तरीके से डेटा को एनालाइज करोगे, उसके बाद आप बाउंड्री कंट्रोल्स देखोगे, आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स देखोगे। अगर आपको आप जो है सारे कंट्रोल्स अगर सही तरीके से लगे हुए हैं तो फ्रॉड एंड एरर हो ही नहीं सकता है, एरर नहीं हो सकता, ओमिशन नहीं हो सकता। एक छोटा सा एग्जांपल टैली है। जब से टैली सॉफ्टवेयर आया तब से लोगों को टोटलिंग करना भूल गए, आप कैलकुलेटर्स का यूज़ करते हैं, मैनुअल टोटलिंग नहीं कर पाते, क्योंकि पहले मैनुअल टोटलिंग होती थी, मैनुअल बुक्स होती थी, उसमें मैनुअल तरीके से आप टोटलिंग किया करते थे। तो वो मैनुअल तरीके से पहले टोटलिंग करके आपको एक आदत सी हो जाती थी मैनुअल टोटलिंग करने की, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन लेवल पर देखते थे, आप एडिशन देखते थे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये सारे एरर्स आप देखा करते थे। आप ये देखा करते थे टोटलिंग में मिस्टेक तो नहीं हुई। अब टोटलिंग में आप मिस्टेक्स नहीं देखते हो, हाँ ये देखते हो एक कंपनसेटिंग एरर्स तो नहीं हुए, एक अकाउंट हेड से दूसरी अकाउंट में तो नहीं चला गया, एक अकाउंट हेड तो नहीं है, गलत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हो। जनरल एंट्री जो डली है वो सही डल रही है कि नहीं डल रही है, बस ये देखते हो। आपको टोटलिंग में मिस्टेक, एडिशन में मिस्टेक, ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, पहले ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट था, अब हम क्या है आईटी ऑडिट्स कंडक्ट कर रहे हैं। आईटी ऑडिट जो है कंट्रोल ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, और जो पहले ऑडिट होते थे वो ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट होते थे। और ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम ऑडिट करना चाहेंगे तो ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट करेंगे, और ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट का मायने आजकल ख़त्म होता जा रहा है। जैसे जैसे चीज़ें ऑटोमेट होती जाती हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट का मायने ख़त्म हो जा रहा है, वाउचिंग वगैरह का मायने धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। इसके आगे हमारी स्टडी कहती है कि अब जो आपका जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑडिट ऑब्जेक्टिव है, तो ऑडिटर को अब जो है ऑडिट मेथोडोलॉजी, टूल्स और टेक्निक्स डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। मतलब अब जो है आप ऑडिट ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अगर अचीव करना चाहते हैं तो आपको टूल्स, अलग तरीके के टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि अब ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है, हर ट्रांजैक्शन देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऑटोमेटेड हो जाते हैं, बहुत सी जगह पर जहाँ पर जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ होंगी ही नहीं। तो चूंकि ये सारी चीज़ें हैं तो टूल्स भी अलग हो जाएंगे, टेक्निक्स भी अलग हो जाएंगी, और ट्रेडिशनल मेथड्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो। ट्रेडिशनल मेथड में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले लेक्चर सेशंस में भी बताया था कि पहले सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होती थी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का कारण ही क्या था कि बहुत सारे लोग होते थे ऑर्गेनाइजेशन में। अब जहाँ 100 लोग हैं वहाँ मालूम पड़ा आज की डेट में 2 लोग हैं, तो लॉग्स पर एम्फेसिस आ गया, तो मेथोडोलॉजी चेंज होगी। अब आप लॉग्स को चेक करोगे, जिस समय लॉग्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कोई चीज़ है, तो उस वहाँ पर आप उनको फ्लैग भी कर सकते हो। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई एबनॉर्मल चीज़ आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पर रिलेवेंट पर्सन को पता चल जाए। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आज की डेट में। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो हमारी स्टडी कहती है ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में। इसमें हमारी स्टडी ये बताती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट कर दिया है, काफ़ी मैसिवली इम्पैक्ट कर दिया, और ऑडिटिंग भी चेंज होगी, क्योंकि ऑडिटिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स वही हैं, लेकिन अगर मान लिया सपोज आप किसी स्कोप अगर देखें, ऑडिट का स्कोप देखें, कई बार क्या होता है कि आपको बाउंड्री कंट्रोल्स देखने, आपको एप्लीकेशन कंट्रोल्स देखने। पहले ये नहीं होता था, आपको बाउंड्री कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स नहीं देखने होते थे, आपको टोटलिंग के एरर्स देखने होते थे, आपको देखना पड़ता था फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, आपको देखना पड़ता था ओमिशन तो नहीं हो रहा है। लेकिन आज की डेट में पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अगर मान लिया सपोज आप एक फाइनेंशियल, इवन आज की डेट में क्या हो गया, ERP हो गई है, अगर एक जगह पर एंट्री होती है तो बैलेंस शीट में सीधे सीधे इफेक्ट डाल देती है। वो कहने का मतलब ये है, इधर एंट्री हुई उधर बैलेंस शीट, आपकी अपडेटेड बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। तो वो पूरी बीच में कहीं पर कोई आदमी नहीं होता, बीच में कहीं कोई इंटरफेसेस बहुत कम हो गए। जो बीच में आदमी और इंटरफेसेस होता है तो ऑटोमेटिकली इंटरफेस ऊपर हो जाता है और अपने आप को रिलेट करता है, आपको गलती करने का मौका नहीं देता। अगर एक पर्टिकुलर अप्रूवल आया आपके पास, और अप्रूवल अगर आपने कम अमाउंट का दिया तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको उस तरीके से कॉन्फ़िगर करता है कि ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी ने जितने, जैसे मान लिया सपोज 200 आइटम्स का अप्रूवल मांगा है, जो रिलेवेंट अथॉरिटी है उसने 200 की जगह 150 का ही अप्रूवल दिया है, तो 150 का अप्रूवल दिया है तो वो 150 ही सिस्टम में जाएगा।
150 ही सिस्टम में पोस्ट होगा, 150 ही चीज़ें इशू होंगी या 150 ही रुपया आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा पूरे सिस्टम में। तो पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट चेंज ने पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दिया है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होती थी उसको इम्पैक्ट किया है और उसके पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट कर दिया है। तो इंटरनल कंट्रोल्स भी अफेक्टेड हो गए हैं। अब जो है इंटरनल कंट्रोल्स जो ट्रेडिशनल सिस्टम में जिस तरह से इंटरनल कंट्रोल्स लगते थे, यहाँ पर उस तरह के इंटरनल कंट्रोल्स नहीं लगेंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। तो अब जो ऑडिट इन्वायरमेंट है उसके बारे में ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास उसके रिलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए, जो नई टाइप के कंट्रोल्स हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और फिर ऑडिट टेस्ट प्रोसीजर उसी तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव हो, टाइम एफिशिएंट हो और टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव ऑडिट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक से पूरे बैंक का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को पूरी तरीके से आप ऑडिट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसे ऑडिट करने के लिए। अदरवाइज़ क्या होता था, पहले क्या होता था, आप ट्रांजैक्शन वाइज ऑडिट करते थे उसे। अब क्या है कि ऑटोमेटिकली आज की डेट में इवन डिपार्टमेंट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स वगैरह में हो रहा है। अगर वहाँ स्क्रूटनी के लिए अगर आपकी फ़ाइल पिक करनी है तो वो कंप्यूटराइज्ड वे में होती है। कंप्यूटर्स में पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स के अनुसार उसे पिक कर लिया जाता है। तो ये जो कंप्यूटर के एल्गोरिथम हैं वो हमें हेल्प कर रहे हैं, वो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस पकड़ने में, वो हमें हेल्प कर रहे हैं समय बचाने में, वो हमें हेल्प कर रहे हैं इफेक्टिव ऑडिट करने में, यानी कि ऐसा ऑडिट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करता हो। आज की डेट में एक कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में जो फाइनेंशियल अगर सिस्टम है उसमें टोटलिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आज की डेट में। टोटलिंग तो आज की डेट में सही होगी ही होगी। आज की डेट में जो ऑब्जेक्टिव है वो ये ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है या कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसके कंट्रोल्स कोई वायलेट तो नहीं हुए हैं, उसके बाउंड्री कंट्रोल्स वायलेट तो नहीं हुए हैं, उसके लॉजिकल कंट्रोल्स वायलेट तो नहीं हुए, फिजिकल कंट्रोल्स भी कोई वायलेट तो नहीं हुए। ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा और इनको होने के चांसेस क्या हैं। और अगर मान लिया सपोज इतना वैल्यूएबल आपका डेटा आपके पास है तो वो या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कहीं ऐसा तो नहीं अचानक वो इन्फॉर्मेशन गायब हो जाए, इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए या उस इन्फॉर्मेशन को कुछ नुकसान हो जाए। तो पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट चेंज हो गया और यही चीज़ अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 हमें बताता है। तो हमारी स्टडी जो है अकाउंटिंग एश्योरेंस जो AAS 29 है उसको कोट करती है। वो ये बोलती है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्कोप तो चेंज नहीं होता है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में भी। ऑडिट का स्कोप वही रहता है। ऑडिट का स्कोप क्या होता है, एक लालाजी जो हैं वो क्या करते हैं, एसेट को सेफगार्ड करना चाहते हैं, और दूसरा चीज़ वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ हो, और तीसरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो। यहाँ पर वो यही ऑब्जेक्टिव्स हैं। एसेट सेफगार्ड हो, यहाँ पर एक स्पेसिफिक एसेट हो गया जिसका नाम इंफॉर्मेशन एसेट हो गया है। तो यानी कि स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होता है, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट हो चाहे नॉन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, जो ब्रॉडर स्कोप है वही रहता है। लेकिन ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग मेथड्स चेंज हो जाती हैं, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ होती है चेंज हो जाती हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होगा। कल की डेट में एक आदमी रिपोर्ट बनाता था, एक अकाउंटेंट होता था, वो एंट्री भी कर रहा होता था, दूसरा अकाउंटेंट रखना पड़ता था आपको बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए, तीसरा अकाउंटेंट रखता था इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। आज एक अकाउंटेंट होता है एंट्री करने के लिए, ERP से पूरी डेटा निकल सकता है और उसके बाद ERP को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिसमें स्पेसिफिक रिपोर्ट्स अपने आप निकल सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टोरेज, रिट्राइवल, प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे चीज़ें चेंज हो गई और ये चेंज होती जा रही हैं। और ये क्योंकि एंट्री डल रही है और वो सारी चीज़ें लॉजिक्स लगे हुए हैं और वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो हमें ये चेक करना है कि लॉजिक सही है कि नहीं है, इंटरनल लॉजिक सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो लॉजिक सही तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारा डेटा सही तरीके से हमें प्रोसेसिंग हो रही है, रिट्राइवल हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से निकल रही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। तो हमारी स्टडी फर्दर हमें ये बताती है कि अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कहता है कि जो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट है वो ऑडिट प्रोसेस में कुछ चीज़ें में इफेक्ट डालता है। वो सबसे पहले क्या डालेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स में डालेगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, वो चेंज्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की। जितना आईटी का ज़्यादा इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स भी उतने डिफरेंट होंगे, उतने फिजिकल नहीं होंगे। आपको इंटरनल कंट्रोल्स लॉजिकल हो जाएंगे, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स भी लॉजिकल हैं। पहले तो फिजिकल इंटरनल कंट्रोल्स होते थे, फिजिकल बुक्स होती थी, फिजिकल आदमी बैठा होता था, एक आदमी दूसरे आदमी का काम चेक कर रहा होता था, लेकिन अब लॉजिकल है, सारी की सारी चीज़ें सिस्टम के अंदर हैं। तो लॉजिकल कंट्रोल्स हैं और लॉजिकल इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए कि किस तरीके के लॉजिकल कंट्रोल्स हैं। अब क्या है कि आप जाकर वो चेक कर सकते हो कि कोड चेक कर सकते हो, जैसे सॉफ्टवेयर का कोड है, आप पूछ सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर का क्या कोडिंग देख सकते हो, क्या कोडिंग जो है सोर्स कोड से मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है, ये देख सकते हो आप। अगर सोर्स कोड से मैच कर रही है तो इसका मतलब लॉजिकल कंट्रोल है। अगर इसका मतलब जो डेटा अंदर जा रहा है, अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है वो आपको पता है। तो यही यहाँ पर क्या होता है, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स ऑडिटिंग आ जाती है, जिसका कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो ब्लैक बॉक्स ऑडिटिंग में आपको पता नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है, उस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है। वाइट बॉक्स में क्या होता है, पता होता है, वाइट बॉक्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है, आपको पता है कि ये कोडिंग है। या फिर आपके पास अगर कोई जैसे स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जैसे एक्सेल है या वर्ड है या MS ऑफिस है, तो आपको पता होता है कि आप एक रिलायबिलिटी होती है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर कंपनी का सॉफ्टवेयर है और ये गलत डेटा नहीं निकालेगा, इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंट्रोल्स लगे हुए हैं। इवन आप एक्सेल में देखोगे तो एक्सेल में फॉर्मूला ऑडिटिंग करके एक आपको ऑप्शन होता है। अगर कहीं पर कोई आप लिंक शीट बना रहे हो, एक शीट दूसरे शीट से लिंक है, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, तो वहाँ पर वो लिंक्स को आप वेरीफाई कर सकते हो फॉर्मूला ऑडिटिंग का यूज़ करके। फॉर्मूला ऑडिटिंग जो है आपको बता देता है कि कौन सा लिंक कहाँ पर जा रहा है, क्या जा रहा है। उसके बाद इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क जो है, दो टाइप के रिस्क का इवैल्यूएशन मेथड बढ़ जाता है। पहले तो इनहेरेंट रिस्क बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कुछ रिस्क रहेंगे चाहे आप कितनी कंट्रोल कर लें। अब जो है सिस्टम क्योंकि कंप्यूटराइज्ड हो गया तो इनहेरेंट रिस्क भी डिफरेंट हो गए, कंट्रोल रिस्क भी डिफरेंट हो गए। दोनों को मेथड एसेस करने का मेथड अलग हो गया और ऑडिट रिस्क काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एसेट पैदा हो गया है। इन्फॉर्मेशन एसेट जो है कभी भी डिलीट हो सकता है, वो बहुत वैल्यूएबल हो गया है, उसने सारी चीज़ें एफिशिएंट कर दी हैं, लेकिन वहाँ रिस्क बढ़ गया है। तो आपको अब रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, रिस्क पर्सपेक्टिव से ज़्यादा देखना होगा, इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क का वो ज़्यादा देखना होगा। पहले क्या होता था, आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते थे, एक वाउचिंग स्टार्ट कर देते थे और वो रिस्क बेस्ड अप्रोच नहीं देखते थे। आप ये नहीं देखते थे रिस्क है कि नहीं है, आप देखते थे कि ऑडिट इसको देखेंगे, वाउचर्स वगैरह को देखेंगे और हमें पता चल जाएगा। आज की डेट में वो अप्रोच चेंज हो गई है, अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। तो क्योंकि अप्रोच चेंज हो गई है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेंज हो गए, मतलब जो आपको जो है अब कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का डिज़ाइन चेंज हो गया, उनको डिफरेंटली डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसमें डिफरेंट टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। जैसे जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स हैं, वो सारी यूज़ करनी पड़ेंगी। अब वो ट्रांजैक्शन बेस्ड वो नहीं कर सकते हैं। आपके पास पेपर आया, आपने देखा एक जनरल वाउचर पड़ा हुआ है और उसकी ऑडिटिंग की, ऐसा उसको हर वाउचर फाइल मांगी, एक वाउचर फाइल मांगी, फिर दूसरी मांगी, तीसरी मांगी, ये नहीं है। अब सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट हो गए। इसके बाद हमारी स्टडी ये बताती है कि अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के अनुसार कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट कब एग्जिस्ट करता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट कब एग्जिस्ट करता है। कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट तब एग्जिस्ट करेगा जब ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो कंप्यूटर होंगे और उनसे जो काम लिया जा रहा है वो मटेरियल हो जाएगा। उनसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकाली जाए, उनसे क्वांटिटेटिव डाटा निकाला जाए, उनसे क्वालिटेटिव डाटा निकाला जाए, कोई भी डाटा निकाला जाए या कुछ ऐसा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन निकाली जाए जो मटेरियल होगी, मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल लेवल से वो ऑर्गेनाइजेशन का भाग बन गए। तो यहाँ पर भी मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। और अगर मान लिया सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में दो कंप्यूटर हैं और दोनों कंप्यूटर में एक कंप्यूटर है या दो कंप्यूटर है, सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसी कंप्यूटर से निकलती है, उसी में प्रोसेस होती है, उसी में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन में आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा।
इसके अलावा अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 जो है हमें कई और चीज़ों के बारे में बोलता है, वही हमारी स्टडी हमें बता रही है। वो ये बोलता है कि सबसे पहले चीज़ ऑडिटर को कुछ चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा सर कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में। तो कहने का मतलब ये, अगर ऑडिटर को ये लगता है कि कंप्यूटर ऑडिटिंग वो कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में ऑडिटिंग कर रहा है, तो उसे अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 फॉलो करना पड़ेगा। और अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 कुछ चीज़ें कहता है। पहला वो ये देखना पड़ेगा किस एक्सटेंट तक कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, कंपाइल कर रहा है, एनालाइज कर रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, या कुछ रिपोर्ट्स भेज रहा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट्स भेज रहा है, या क्वालिटेटिव डेटा को प्रोसेस कर रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा को प्रोसेस कर रहा है, या कुछ और काम कर रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है। सबसे पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑथराइजेशन कैसे होता है। अगर मान लिया सपोज डेटा है या कोई ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन कैसे होता है, उसको सुपरवाइज कौन करता है, उसको करेक्ट कौन करता है, उस डेटा को एंट्री कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। अगर कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या टैली है, उसमें कंप्लीट ऑथराइजेशन वगैरह जो होता है वो सिस्टम में नहीं होता है, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन में ERPs हैं, उसमें क्या है ऑथराइजेशन भी सिस्टम बेस्ड ऑथराइजेशन होता है, और सिस्टम में ही ऑथराइजेशन लॉग्स होते हैं। तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा सिस्टम किस लेवल तक ऑटोमेटेड है। अगर कई ऑर्गेनाइजेशन में पेपर ट्रेल ख़त्म हो चुकी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट क्या हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट हुआ हो गया है। उसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि इंस्टॉलेशन किस लेवल तक इंस्टॉलेशन हुआ है। मतलब आप कोई चीज़ पर्टिकुलर इंटरनल कंट्रोल अगर आप देख रहे हो, तो इंटरनल कंट्रोल देखने में आपको ये पता होना चाहिए किस लेवल तक वो कंप्यूटराइज्ड वे में इंस्टॉल्ड है और किस लेवल पर वो मैनुअल वे में इंस्टॉल्ड है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑडिट ट्रेल क्या है। पहले जो है मैनुअल सिस्टम में एक पर्टिकुलर ऑडिट ट्रेल होती थी। अगर मान लिया सपोज एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन सपोज आपको कुछ परचेज़ करना है, तो आप एक डिपार्टमेंट में रिक्विजिशन स्लिप भरी, रिक्विजिशन स्लिप करके आपके बॉस के पास गया, उसने उसे ऑथराइज़ किया, आपने उसे परचेजिंग डिपार्टमेंट को दे दिया या इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को दे दिया। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट ने उसे देखा है तो ठीक है, नहीं है तो उसको परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया कि भाई ये माल चाहिए, इतने समय में ये माल चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट ने 3 कोटेशन मंगाए। तो हर जगह पर एक पेपर ट्रेल बन रही है, हर जगह पर एक आदमी उसको कंट्रोल कर रहा है, उन प्रोसेसेस को आदमी कंट्रोल कर रहा है, हर एक के सिग्नेचर्स हैं, हर एक के पास डॉक्यूमेंटेशन है, एक ट्रेल बन रही है। मैनुअल सिस्टम में एक एंटायर ट्रेल बनती है, लेकिन मैनुअल सिस्टम गायब होना स्टार्ट हो गया। अगर मालूम पड़ा एक ERP है तो वहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं होगा। ERP जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, मारुति के केस में वहाँ पर अगर मान लिया सपोज ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस वगैरह नहीं होता। अगर माल निकल गया है, अगर इन्वेंट्री से माल निकला और रीऑर्डर लेवल में आ गया, तो कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। जैसे ही आइटम इशू होता है, अगर मान लिया सपोज एक डिपार्टमेंट है जो इन्वेंट्री रख रहा है और उसने मालूम पड़ा आपके एक्सेल निकाल दिए या आपके क्लचेज़ निकाल दिए या कोई भी कार का आइटम या टायर निकाल दिए, अगर वो रीऑर्डर लेवल में पहुंच गए हैं तो रीऑर्डर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली शूट आउट हो जाएगी, कि वो परचेज़ प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि अब क्या होगा सिस्टम के अंदर, लेकिन लॉग्स बन जाएंगे कि इतनी तारीख इतने बजे माल रिक्विजिशन किया गया, और वो रिक्विजिशन ऑन द प्रेस ऑफ बटन होता है। अगर प्रेस ऑफ बटन हुआ, माल रिक्विजिशन हुआ, किसकी अथॉरिटी से रिक्विजिशन किया गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली कितने बजे वो डिलीवर किया गया आपके सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा कि कब रीऑर्डर लेवल पहुंचा, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, रीऑर्डर क्वांटिटी कब ट्रांसमिट हुई। जैसे ही रीऑर्डर लेवल होगा वैसे ही रीऑर्डर क्वांटिटी का पॉपअप आ जाएगा कंप्यूटर में, जो रिलेवेंट पर्सन है, परचेज में जो बंदा है उसके पास आ जाएगा, वो बटन दबाएगा, ऑथराइजेशन चला जाएगा। अगर मान लिया सपोज रीऑर्डर क्वांटिटी से ज़्यादा करना चाहता है वो रीऑर्डर, तो वो ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है।
वो अमेंड कर सकता है उसे। वो अगर मान लिया सपोज उसे लगता है कि कुछ ज़्यादा माल मंगाना है या कम मंगाना है तो वो उसको चेंज कर सकता है। वो उसने बटन दबाया, आगे चला गया और वो लॉग्स में आ गया कि रीऑर्डर क्वांटिटी इतनी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसको अमेंड कर दिया, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के लॉगिन से इतने बजे ये अमेंड हो गया। माल ऑर्डर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा आपके जो दूसरे कॉरपोरेशंस हैं, दूसरे वेंडर्स हैं, जो मारुति के वेंडर्स हैं, उनके पास पहुंच जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, सारी चीज़ के लॉग्स बन रहे हैं। अगर यहाँ पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर मान लिया सपोज कि इंटरनल लॉजिक सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो ये लॉग्स गड़बड़ बनने लगेंगे। तो ये देखना कि इंटरनल लॉग्स सही तरीके से बन रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से हैं, ये सारा आज की डेट में कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। इसे आदमी नहीं कर रहा है, मैनुअली कोई कुछ नहीं हो रहा है। एक ट्रांजैक्शन होता है और वो कैस्केड ऑफ इवेंट्स क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो ऑडिट ट्रेल है वो डिफरेंट टाइप की ऑडिट ट्रेल बनेगी, ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 काफ़ी समय पहले इशू हुआ था, और ये उस टाइम पर इशू हुआ था जब आपका हम चेंज कर रहे थे मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। आज कंप्यूटराइज सिस्टम ज़्यादा है, तो आप उसको अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, उस समय को ध्यान रखना पड़ेगा जब मुश्किल से 1% या 2% या 3% या मैक्सिमम 5%, उस एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, या 4 या 5% ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो कंप्यूटराइज थे, बाकी सारे के सारे मैनुअल सिस्टम में काम किया करते थे। तो उस टाइम पर अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड आया ताकि उन ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर हो सके जो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, उन ऑडिटर्स को हेल्प हो सके जो इस ऑर्गेनाइजेशन इस इन्वायरमेंट में ऑडिट करेंगे। और धीरे धीरे क्योंकि ये कंप्यूटराइजेशन बढ़ता जा रहा था तो ये अकाउंटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 आना जरूरी था। तो इसको अप्रिशिएट करने के लिए कई बार आपको लगेगा यार ये बात क्या कह रहा है। आज की डेट में तो सारी जगह या तो टैली होता है या आपका ERPs वगैरह लगे होते हैं, लेकिन आप अगर इसको अप्रिशिएट करना चाहेंगे तो तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आप उसको ये देखेंगे, इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स मैनुअल सिस्टम्स हैं और हम ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। इसके बाद हमारी स्टडी जो है, अगला टॉपिक जो है वो ऑडिट ऑफ IT कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी है, यानी कि IT कंट्रोल्स और सिक्योरिटी का ऑडिट। तो हमारी स्टडी कहती है कि क्योंकि पहले मैनुअल सिस्टम था, अब नया सिस्टम कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट आ गया, अब नया इंफॉर्मेशन एसेट आ गया, तो नए सेट ऑफ रिस्क आ गए हैं, तो ये बिजनेस रिस्क को इम्पैक्ट करेंगे। 2 टाइप के रिस्क होते हैं, हमने ये बोला, उसमें एक बिजनेस रिस्क भी होता है। बिजनेस रिस्क को टेक्नोलॉजी रिस्क होता है, बिजनेस रिस्क होता है। तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क, जो टेक्नोलॉजी जो है वो एक रिस्क प्रोड्यूस करेगी और वो बिजनेस रिस्क को भी इम्पैक्ट करेगी। बिजनेस रिस्क को कैसे इम्पैक्ट करेगी? आज फेसबुक एक कंपनी है, वो IT पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, थोड़ी देर के लिए उसके सारे डेटा को इरेज कर दीजिए, कल की डेट में वो कंपनी गायब हो जाएगी। $100 बिलियन की कंपनी जमीन में आ जाएगी। तो कहने का मतलब बिजनेस रिस्क भी कंप्लीटली चेंज हो गया है और मैसिव बिजनेस रिस्क हो गया। पहले तो बिजनेस रिस्क बहुत कम था, अगर एक कंपनी होती थी वो सालों साल चलती थी। एक फॉर्च्यून 500 कंपनी जो होती थी, ये माना जाता था 40 साल 50 साल तो चलेगी चलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, 50 साल तक तो ये जो बिज़नेस मॉडल इन्होंने बनाया है 50 साल तक वो चलता रहेगा। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता है। कंपनीज़ मालूम पड़ा सुबह उठो एक कंपनी उभर रही होती है और 2 साल बाद देखो तो वो कंपनी $1 बिलियन कंपनी बन जाती है। एक सुबह एक व्हाट्सएप जैसी कोई चीज़ आती है और एक दिन क्या होता है पता चलता है $19 बिलियन में बिक रही है। एक सुबह 2-3 बच्चे पेपाल बनाते हैं और फिर उसमें पता चलता है एक इलॉन मस्क नाम का आदमी पैदा हो गया है। और फिर एक सुबह अचानक उठते हैं तो पता चलता है कि लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन नाम के आदमी पैदा हो गए और उन्होंने गूगल पैदा कर दिया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है वर्ल्ड की। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में रिवॉर्ड्स बढ़ गए हैं, रिस्क भी बढ़ गए हैं। रिस्क आप चारों तरफ रिवॉर्ड्स देख रहे हैं, लेकिन उन कंपनियों को नहीं देख रहे हैं जो बस्ट हो गई हैं। वहाँ रिस्क लेवल भी मैसिव रिस्क लेवल बढ़ गया है। तो रिस्क क्यों होता है? लैक ऑफ कंट्रोल्स की वजह से। कौन से लैक ऑफ कंट्रोल होते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं होती, फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोसीजर कंट्रोल्स ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, सीनियर मैनेजमेंट से बात करोगे, उन्हें IT के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती। आज की डेट में भी कई ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअली चेक साइन हो रहे होते हैं।
तो वहाँ पर CFO जो है वो मैनुअली चेक साइन कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर रजिस्टर जा रहा होता है और रजिस्टर में जब भी वो साइन करता है उस रजिस्टर में, चेक रजिस्टर में सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये पुरानी मेथड्स कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आज भी चलती हैं, इसलिए चलती हैं क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट का माइंडसेट वही पुराना है, वही पुराना आदमी है जो 20 साल से बैठा हुआ है। अब जब तक वो रिटायर नहीं होगा और उसके नीचे की कई जनरेशन रिटायर नहीं होगी तब तक चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो आदमी ने अपनी नीचे की जनरेशन को भी रोके रख रखा है, मतलब अपने लेवल में कंफर्ट जोन में रख रखा है। वो जाएगा तो नीचे वाला रेजिस्टेंस टू चेंज है, कहने का मतलब बड़ी तेज हल्के से चेंज होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि IT आगे है, लेकिन कई सीनियर मैनेजमेंट कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता है, उन्हें अपना मोबाइल यूज़ करना नहीं आता है। तो वो IT के सिक्योरिटी और कंट्रोल्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो IT के सिक्योरिटी और कंट्रोल्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाते तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स नहीं होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, होते हैं तो बड़े लचर ढीले ढाले होते हैं। IT वाले से बोल लिया जाता है बना दो, वो क्या करता है कॉपी पेस्ट करता है और किसी तरीके से बनाकर चेप देता है और फिर किसी को पता नहीं होता। अगर किसी को कहो कि IT पॉलिसी है तो अचानक ऑर्गेनाइजेशन में कहे वो IT वाला बोलेगा हाँ सर मेरे पास IT पॉलिसी, ये पॉलिसी तो है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन उस पॉलिसी की कोई अवेयरनेस नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में, किसी को पता नहीं होता, मतलब वो और IT वाला भी नहीं चाहता है कि पॉलिसी के अनुसार चले, क्योंकि पॉलिसी की वो अवेयरनेस कराएगा तो उसका भी बिजनेस चल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, इधर उधर से कहीं ना कहीं से वो पैसा कमा रहा होता है। तो अगर वो पॉलिसी लग जाएगी तो वो पैसा जो कमा रहा है वो नहीं कमा पाएगा और ये ब्लेम गेम चलता रहता है। मतलब वो दिखाता है कि मैं पॉलिसी एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में वो पॉलिसी एस्टेब्लिश नहीं करता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि क्या अप्रोच है आपकी कंट्रोल्स और IT रिलेटेड रिसोर्सेज के प्रति, मतलब और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कंट्रोल्स के प्रति क्या अप्रोच है, IT की क्या अप्रोच है। दोनों चीज़ें IT कंट्रोल्स की जो बेसिकली जो IT डिपार्टमेंट है उसकी अप्रोच कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजमेंट है, वो बोलता है कि IT रिलेटेड कंट्रोल्स, अगर एक अच्छा सीनियर मैनेजमेंट है उसे पता होता है IT रिलेटेड कंट्रोल्स क्या है, उसके बाद वो IT और उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली फीडबैक देते रहते हैं। और कॉन्स्टेंटली फीडबैक देने से क्या होता है कि IT के जो रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रोल्स के बारे में सेंसिटिव होते हैं और बाकी लोग भी सेंसिटिव होते जाते हैं, तो एक सिम्बायोसिस, एक चेन बन जाती है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी अप्रोच क्या है। किसी कंट्रोल को आप अप्रोच कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, आपका जो कंट्रोल्स लगा रहे हैं वो पॉलिसीज़ के अनुसार है कि नहीं है, कि कंट्रोल्स लगा लिया आपने कॉमन सेंस के अनुसार लगा लिया। कई बार क्या होता है कि कोई कंट्रोल्स होते हैं उसके बारे में लॉजिकल चीज़ें पता होती है ऑर्गेनाइजेशन, और कई जगह पर लॉजिकल चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। उन्हें ये लॉजिकल चीज़ पता नहीं होती है कि सिक्योरिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी सबसे ऊपर होगी, उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। सिक्योरिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को फर्दर करेगी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को हेल्प करेगी, और सिक्योरिटी पॉलिसी के ही अनुसार कंट्रोल्स लगने चाहिए। आइए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी या इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट पॉलिसी, इंफॉर्मेशन पॉलिसी जो भी कहो, उसके अनुसार कंट्रोल्स लगने चाहिए। उनको ये पता ही नहीं होता है। तो बेसिकली अप्रोच क्या है आपकी। उसके अलावा अगर आपने आउटसोर्सिंग कर रखी है तो रिस्क क्या है IT प्रोसेसेस को आउटसोर्स करने का। उसके बाद क्या है फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। IT इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं और एसेट्स हैं, उसमें फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है कि नहीं है, क्योंकि जो डेटा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा किस में होता है, सॉफ्टवेयर में होता है। सॉफ्टवेयर किस में होता है, IT इक्विपमेंट्स में होता है और उन रिलेटेड एसेट्स में होता है। तो वो जहाँ पर रखे हुए हैं वो बड़े आराम से रहनी चाहिए। अगर वो उसका ध्यान नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सिंपल एक एनालॉजी लेते हैं कि जैसे पैसा है, पैसा अगर आपकी तिजोरी में रखा है, तिजोरी कैसी है, तिजोरी को सही जगह है, मजबूत है, कोई उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो तिजोरी है वो कैसी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो यहाँ पर क्या है कि हार्डवेयर एक तरह से तिजोरी होगी। वो जो वैल्यूएबल एसेट है, जो डायमंड से भी वैल्यूएबल एसेट इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ पर रखा हुआ है, हार्डवेयर में रखा है। तो फिजिकल और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। उसके बाद कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे कंट्रोल्स हैं। अगर कंट्रोल्स लैक्स हैं तो इसका मतलब रिस्क ज़्यादा है।
क्योंकि ऐसा होता है कि डेटा क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक डेटा इन रेस्ट होता है, एक डेटा इन ट्रांजिट होता है। डेटा रेस्ट में पड़ा हुआ है, अपने आपके हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, लेकिन डेटा जब मूव कर रहा होता है तो डेटा इन ट्रांजिट होता है। तो वो ट्रांजिट में मूव कहाँ कर रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में मूव कर रहा होता है, वो सिक्योर होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर उसमें डेटा इनक्रिप्टेड नहीं है और ये सारे सिक्योर नहीं है तो मालूम पड़ा इस डेटा को रीड किया जा सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंपेयर हो सकती है, इंटेग्रिटी इंपेयर हो सकती है, क्योंकि बेसिकली डेटा इन ट्रांजिट क्या है, डेटा इन ट्रांजिट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कि प्योरली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है। जो डेटा इन ट्रांजिट है, जो मूव कर रहा है डेटा, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ही तो हैं। अगर गलत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स दूसरी तरफ पहुँचे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बीच में किसी ने चेंज कर दिया, कोई वायरस आ गया, कुछ चीज़ें हो गई, वैसे तो कंट्रोल्स होते हैं सारे के सारे, लेकिन वो कंट्रोल्स लगे होने चाहिए। आपके पैरिटी चेक और सारे कंट्रोल्स होते हैं जो हमने पहले पढ़े हैं। जो डेटा अगर कहीं पर चेंज हो गया, कुछ हो गया, तो वो पता चल जाता है क्योंकि पैरिटी चेंज हो जाती है। तो पैरिटी चेक क्या है, बेसिकली कंट्रोल्स हैं। तो उसके बाद मालूम पड़ा डेटा किसी ने आपके कम्युनिकेशन लाइन से कैप्चर कर लिया, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन नेटवर्क चीज़ें कंट्रोल्स जो हैं स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद पैरामीट्रिक सेटिंग्स और क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स पर कंट्रोल होना चाहिए। पैरामीट्रिक सेटिंग्स क्या होती है, जैसे वायरस लगा होता है तो वो ऑप्शन देता है कि हफ्ते भर में एक बार एंटीवायरस चले कि कंटिन्यूस चले, कि महीने भर में एक बार चले एंटीवायरस। तो पैरामीट्रिक सेटिंग सही होनी चाहिए, आपको कंटिन्यूस कंट्रोल चाहिए, तो कंटिन्यूस स्कैन होते रहना चाहिए। इंटरनली जो कम्युनिकेशन आ रहा है उसका कॉन्टिन्यूस स्कैन होते रहना चाहिए। फायरवॉल लगी होनी चाहिए, हर समय स्कैन करनी चाहिए। कोई भी इंटरनल डेटा आ रहा है उसको स्कैन करना चाहिए। आपके सिस्टम में एंटीवायरस लगा होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में कहीं बाहर से वायरस आ गया है, कहीं से वायरस आ गया, तो वो एंटीवायरस काम करना चाहिए। तो बेसिकली आपके पैरामीट्रिक सेटिंग्स में अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। फिर वायरस, हैकर्स और मैलिशियस कोड से रिस्क होता है, उन रिस्क को भी वो कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि आपके एक्सेस कंट्रोल्स जो हैं, वायरस, हैकर्स और मैलिशियस कोड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ा रिस्की है। वायरसेस जो हैं वो पूरे डेटा को मिटा सकते हैं, मतलब डेटा को डैमेज कर सकते हैं। डेटा वैल्यूएबल एसेट है, डायमंड है, उसको डैमेज कर सकते हैं। और हैकर्स हैं, मैलिशियस कोड्स आ सकते हैं। मैलिशियस कोड्स क्या करते हैं, वो डेटा के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे डेटा की सैंक्टिटी नहीं रहती, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी इम्पेयर हो जाती। कई बार अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती डेटा की, अगर डेटा मिट गया तो डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, तो ये रिस्क है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल्स होना चाहिए। नेटवर्क एक्सेस में एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए, एप्लीकेशन एक्सेस, मॉनिटरिंग, सब में एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि मॉनिटरिंग जो, अगर आप मॉनिटर कर रहे हो, अगर किसी के घर में आप देख सकते हो, तो फिर आपको पता चल सकता है ये घर से बाहर कब जा रहा है और ये इसने माल कहाँ पर रखा हुआ है, सामान कहाँ पर रखा हुआ है। तो मॉनिटरिंग की एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए, मॉनिटरिंग की एक्सेस भी स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स को होनी चाहिए। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, अगर आपका सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, आप इन हाउस डेवलप कर रहे हो, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कंट्रोल्स होनी चाहिए। और वो कंट्रोल्स क्यों होनी चाहिए, अगर वो कंट्रोल्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मालूम पड़ा एक ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम उसमें डल गया या बाकी कंट्रोल्स वीक हो गए। उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, अगर बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग सही तरीके से नहीं है, आपके बिज़नेस रिस्क के अनुसार बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर बिज़नेस रिस्क के अनुसार बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग नहीं है तो रिस्क आ जाएगा। कंट्रोल्स, इसका मतलब पुअर कंट्रोल्स हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग भी एक तरह का रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी होती है और बहुत तगड़ी में रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी होती है वहाँ पर जहाँ पर इंफॉर्मेशन एसेट जो है वैल्यूएबल होता चला जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एसेट वैल्यूएबल है वहाँ पर उतनी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होनी चाहिए। तो बेसिकली हमारी स्टडी कहती है कि ये सारे एरिया हैं जो स्ट्रांग होनी चाहिए। यहाँ पर आईटी कंट्रोल स्ट्रांग होनी चाहिए, सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आईटी कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है और सिक्योरिटी कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है तो आप उसे देखोगे, एनालाइज करोगे और फिर एविडेंस लोगे और फिर रिपोर्ट करोगे। इसके बाद हमारी स्टडी फिर से एम्फसाइज करती है कि आप आईटी ऑडिट रिस्क कर रहे हो तो हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और रिलेटेड कंट्रोल्स की।